गाइस वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 19 फरवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। अब आई एम सो सॉरी फॉर नॉट पोस्टिंग ऑन, आई थिंक वी डिड नॉट डू अ क्लास येस्टरडे एंड डे बिफोर येस्टरडे। तो 17th और 18th का पेंडिंग है। 17th का न्यूज़पेपर मैंने मार्क किया हुआ है तो वो तो बहुत जल्द आ ही जाएगा। 18th का मुझे मार्क और रिकॉर्ड करना है तो वो भी कर दूंगी। तो किसी की मैरिज थी, किसी की क्या वेरी नियर पर्सन, ठीक है ना, तो इसीलिए आई वॉज नॉट एबल टू टेक द क्लासेस। 5 दिन आजकल शादियाँ बहुत लंबी चलती हैं तो उसके अंदर से आई ट्राइड माई बेस्ट कि 3 दिन में क्लासेस ले सकूं, बट 2 दिन नहीं ले पाई बिकॉज सो आई वाज सो टायर्ड, राइट। तो 19th का करते हैं। एंड येस, बताना हाउ आर यू, एंड आपने मुझे मिस किया या नहीं कमेंट्स में ये बताना। एंड जो भी क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उसके आंसर ज़रूर करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंडिया एंड कतर एलिवेट टाइज टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है ना। इंडिया और कतर क्या है, अपनी टाइज को बायलेटरल पहले ये क्या कह रहे थे कि हमारी बायलेटरल पार्टनरशिप है, ठीक है ना, और अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। अब इन टर्म्स का मतलब क्या है, देखो मैंने बहुत ढूंढा इन टर्म्स का मतलब ना, ये थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक, मतलब जो ऑफिशियल वर्क के लिए है ना वो है कि इसके अंदर मतलब ये कर सकते हैं कि ऐसे ऑफिशियली इन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ, बट हाँ जिस कंट्री के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना होता है और ऊपर लेकर जाना होता है या काम और करना होता है, ट्रेड में जाना होता है, तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो जाती है, ठीक है ना। कतर जो है अ मेजर एनर्जी सप्लायर है इंडिया के लिए, साइंड एन एग्रीमेंट टू एलिवेट इंडिया कतर रिलेशनशिप टू द लेवल ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अनाउंस्ड दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड विजिटिंग एमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी डिस्कस मल्टीपल इशूज, उन्होंने मल्टीपल इशूज डिस्कस किए अमीर ऑफ कतर ने, ठीक है ना। ऑन गोइंग वॉर, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की पॉसिबिलिटी है नॉट ओनली विद कतर बट ऑल्सो विद जीसीसी। व्हाट इज जीसीसी? जीसीसी इज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उसके साथ भी डील हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कतर एंड इंडिया साइंड एन अग्रीमेंट टू एलिवेट India Qatar relationship to the level of strategic partnership। मतलब अब इंडिया और कतर की कौन सी पार्टनरशिप हो गई है? स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो गई है, बायलैटरल से स्ट्रैटेजिक हो गई है। इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया कतर बहुत इजी नेम्स हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा कतर के साथ क्या डिफिकल्टी चल रहा है, कतर के अंदर हमारे एक ऑफिसर एक्स इंडियन नेवी कमांडर जो है वो उनकी कस्टडी में है, ठीक है। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं जो कोई ज़्यादा रेलिवेंट नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये लिख लेंगे, ठीक है ना, पूर्णेंदु तिवारी एंड इंडियन नेवी कमांडर remains in Qatar custody even though those seven others have been रिपाट्रिएटेड का मतलब इंडिया भेज दिए गए हैं। इस केस में जो 7 लोग थे इस केस में, और वो तो इंडिया भेज दिए गए हैं, पर पुर्नेंदु तिवारी जो इंडियन नेवी कमांडर थे, एक्स इंडियन नेवी कमांडर थे, वो अभी भी कतर के अंदर ही है। इनके ऊपर इल्ज़ाम है इन्होंने कुछ कुछ इनकी पॉलिसी कुछ बना हुआ डिफेंस का वो कर लिया है, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि इन्होंने कुछ किया है, ठीक है ना। ऐसे ही फंसा के बैठे हुए इनको ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं अब क्या होता है। नरेंद्र मोदी मिलकर आए हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है वो है एमीर ऑफ कतर। तो एमीर ऑफ कतर कौन है? तो इनका नाम याद रखेंगे, शेख तमीम। तो शेख तो इनके नाम के आगे लगता ही है, तमीम और तमीज से याद कर सकते हैं, बिन हमाद अल थानी, ठीक है ना। थाली से याद कर सकते हो, तमीज बिन हमाद अल थानी, ठीक है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का नाम दिया हुआ है। गल्फ कोऑपरेशन क्या है? इट इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस ऑफ 6 मिडिल ईस्टर्न कंट्री, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, बहरीन एंड ओमान। The GCC was established in Riyadh 1981. Purpose is to achieve unity among the members. तो ये सऊदी कंट्रीज की यूनियन है, ठीक है, मिडल ईस्ट कंट्रीज की, उसको जीसीसी बोलते हैं। जीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल।
तो इसके साथ भी एफटीए हो सकता है। व्हाट इज एफटीए? एफटीए इज अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मतलब ट्रेड के अंदर बहुत बेनिफिट होता है, तुम हम पे टैरिफ मत लगाओ, हम तुम पे हरी चीज नहीं लगाएंगे, इस चीज को हम ऐसा कर सकते हैं, वो सब। यूएस रशिया अग्री टू वर्क टू एंड द वॉर इन यूके यूक्रेन। तो यूक्रेन के अंदर वॉर अब एंड होगी, यूएसए और रशिया मिले हैं इस बात पर। अब इसको समझने वाली बात है, लिखने वाली बात अभी कुछ नहीं है। तो यूएसए और रशिया मिले हैं इस बात पे। इसके अंदर ना तो यूक्रेन को इंक्लूड किया गया जिसके साथ रशिया की वॉर चल रही है, और ना ही यूरोपियन कंट्रीज को इंक्लूड किया गया जो कि जिसके साथ मिल करके यूक्रेन ये वॉर कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम यूक्रेन को यहाँ पर बिठाएं, ठीक है ना, तो यूक्रेन को टाइम तो क्या, पैसा, सोल्जर्स, ट्रेनिंग, वेपन्स, ये कौन दे रहा है? ये यूएसए दे रहा है, ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज दे रहे थे, ठीक है ना। तो वॉर के पीछे कौन बैठा है? ये दोनों बैठे थे, ठीक है ना। और जो यूक्रेन है वो इनके बल पे ही रशिया से लड़ रहा था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए, यूएसए और रशिया जो है वो मिलकर बात करें कि यूक्रेन के साथ वॉर कैसे एंड करनी है। यूरोपियन कंट्रीज नॉट इंक्लूडेड में ना तो इस मीटिंग में यूरोपियन कंट्रीज को बुलाया गया और ना ही यूक्रेन को। ये दोनों मिलकर डांस कर रहे हैं कि हमें क्यों नहीं इंक्लूड किया वॉर के, मतलब बातचीत में, ये तो गलत है। तो ये बात आपको समझनी है कि एक्चुअल में वॉर यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो पैसा दे रही थी यूक्रेन को, वो वेपन्स दे रहे थे, वो हिम्मत दे रहे थे यूक्रेन को रशिया के साथ लड़ने के लिए। अब यहाँ से यूक्रेन जो है वो उठकर रशिया के साथ हो लिया है कि चलो वॉर बंद करवाते हैं, कैसे क्या करना है। उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज और यूक्रेन को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है ना। तो यही बार बार बात हो रही है। किट एक इंस्टीट्यूट है उड़ीसा गवर्नमेंट, उड़ीसा के अंदर, और वहाँ पे एक नेपाल के बच्चे की डेथ हो गई है। इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स को वहां से निकाल करके अपने घर भेज दिया गया है, ठीक है ना। मे बी वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लग रहा है कि इनकी वजह से उन्होंने कुछ किया। उसके बाद आगे चलेंगे, डिसरिस्पेक्टफुल टू अपॉइंट सीईसी एट मिडनाइट सेज राहुल। तो सीईसी अपॉइंटमेंट के बारे में हमने पहले भी बात किया है, तो मुझे बता दीजिए कि सीईसी अपॉइंटमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि कैसे अपॉइंटमेंट होगी, और फिर लॉ जो आया लेजिस्लेचर का उसमें कैसे बोला गया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीईसी की अपॉइंटमेंट जो है वो कमिटी में कौन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, और सीजीआई होंगे। इसी लॉ को इसको खत्म करने के लिए कि सीजीआई ना हो इस कमेटी में, जो सीईसी अपॉइंट करेंगे। सीईसी क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सीईसी क्या है? सीईसी इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सीजीआई, ठीक है। अब लॉ लेकर आए लेजिस्लेचर, एक नया लॉ लेकर आए जिसने कहा कि अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी कैसे होगी, पीएम होंगे उसके अंदर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे उसके अंदर, पर उसमें बोला गया कि सीजीआई की जगह एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। ऐसा क्यों किया ऐसा? क्योंकि देखो, यहाँ पर पीएम भी जो पार्टी जीतती है उसका होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी उनके ही होते हैं मोस्टली। तो कैबिनेट मिनिस्टर वो अपना, तो यहाँ पर ये दोनों डिसाइड करेंगे, मतलब गवर्नमेंट इन पावर डिसाइड करेगी कि कौन बनेगा सीईसी, ठीक है। बट यहाँ पर वो पावर नहीं है, पीएम अलग, लेफ्ट ये अलग, एंड मोस्ट प्रोबेबली सीजीआई और ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक हो सकते हैं। तो मतलब ये ऑपोजिशन डिसाइड करेगी कि कौन बनेगा, या सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस हो सकती हैं, या कुछ भी, कोई भी इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। अब ये चीज जो है, जो लॉ के अंदर कहा गया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कैबिनेट मिनिस्टर, पीएम डिसाइड करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो रखी है, ठीक है ना। इसके ऊपर सुनवाई चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है। हमें ये फॉर्मूला जो है वो याद रखने हैं। तो यहाँ पर न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट हो गए हैं, तो लिख लेते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसके अराउंड इन्वॉल्व है कि ये क्वेश्चन 101% आएगा। और ज्ञान, ठीक है ना, ज्ञान से ज्ञानेश कुमार, बहुत ही इजी, या फिर गणेश कुमार, गणेश जी का नाम आपको याद रहता है, गणेश कुमार, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलेंगे। अब उसके बाद, वंस अगेन द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन हैज बीन कंट्रोवर्शियल विद द गवर्नमेंट गोइंग अहेड। तो वो कह रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया है, केस अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि कौन कैसे अपॉइंट होता है, तो ये रिपीटेशन है, इसको बार बार पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। एक यहाँ पे वोकैब टर्म है इंटररेगनम करके, अ पीरियड व्हेन नॉर्मल गवर्नमेंट इज सस्पेंडेड स्पेशली बिटवीन सक्सेसिव रेन्स और रिजीम्स, ठीक है ना। इंटररेगनम, जब नॉर्मल गवर्नमेंट जो है वो सस्पेंड हो जाती है, जैसे नया, अब जैसे दिल्ली के अंदर है, ठीक है ना, पुराना सीएम जो है वो है सीएम,
बट अभी वर्किंग नहीं चालू हुई। नया सीएम अपॉइंट हो जाएगा, नाम डिक्लेयर हो गया है, तो वो क्या है, अभी दिल्ली गवर्नमेंट इज इन इंटर रेगनम, ठीक है, क्लैट वाले इसको नोट कर लें। उसके बाद एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इंडिया होप्स टू रीप इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड ड्यू टू इट्स बर्जियोनिंग यूथ पॉपुलेशन। बर्जियोनिंग का मतलब क्या होता है? दिस इज ऑल्सो अ वोकैब वर्ड जो हर एग्जाम में एक ना एक बार तो आया है। बर्जियोनिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग। बर्जियोनिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग, बढ़ना, ठीक है। तो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन है? इंडिया है। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? नाउ द टर्म डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये आपको क्वेश्चन में एज इट इज आ सकती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है जब एक कंट्री में वर्किंग एज की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है। देखिए, तीन अवस्थाएं होती हैं मेजरली एक इंसान की। कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन अवस्थाएं, ठीक है। अब तीन अवस्थाएं कौन सी हैं? एक तो जब तुम बेबी हो, ठीक है ना, चाइल्ड हो, ठीक है ना, इन्फेंट हो, ठीक है ना। जब तुम इन्फेंट हो, चाइल्ड हो, इन्फेंट चाइल्ड कमा सकता है पैसे? नहीं कमा सकता, ठीक है ना। जब तुम एडल्ट हो जाते हो और फिर एडल्ट के बाद तुम बुढ़े हो जाते हो, ठीक है ना, ओल्ड हो जाते हो, मतलब मुझे पता है ये कुछ अच्छी वो नहीं है, बस समझाने के लिए बता रही हूँ। अब बच्चा और जो बुढ़े हैं वो नहीं कमा सकते। चलो बुढ़े वैसे ओल्डीज कमाते हैं, बट उनको कंसिडर किया जाता है कि ये नहीं, ये दोनों नहीं होते। बट जिस कंट्री में एडल्ट सबसे ज्यादा हो, मतलब वर्किंग एज के लोग सबसे ज्यादा हो, तो उसको कहते हैं कि उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके पास। और डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा क्या? जब देश के बहुत सारे लोग काम करेंगे तो वो देश उन्नति की तरफ जाएगा। हाँ जाएगा। तो ये कहा जाता है कि वो वर्किंग एज के लोग अगर ज्यादा हैं तो कहा जाता है वो देश के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है ना। तो ये होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे व्हेन the share of when the share of working age population when the share of working age population that is 15 to 64 की एज ग्रुप के लोग जब एक उसमें ज्यादा होते हैं is larger than non working age share of population जो कि 14 and younger 65 एंड ओल्डर, ठीक है ना। तो इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं कि जब वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा हो तो उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। तो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी बहुत हाई है, बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर हैं, ठीक है ना। तो इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, ये बात बोला जाता है। इट इज अब बट यहाँ पर डर भी आ रहा है कि यहाँ पर UDISE+ जो है, ठीक है ना, एजुकेशन से रिलेटेड ये डाटा है जिसके अंदर बोला जा रहा है इनरोलमेंट जो है वो गिर गए हैं स्कूल के अंदर। अब यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई ये जो डाटा कह रहा है कि इनरोलमेंट्स गिरे हैं स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि हमने डाटा कलेक्शन का जो मेथड है वो चेंज कर दिया है। बट फिर भी जो राइटर है वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही दर्द की बात है कि अगर सच में इनरोलमेंट्स गिर गए हैं तो मतलब हमारा भी डेमोग्राफिक डिविडेंड कम हो जाएगा, हमारे देश में बुढ़े लोग बढ़ जाएंगे, और फिर बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है जब बुढ़े लोग एक देश में बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात करें, हमें UDISE की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके अंदर ये किसने रिलीज करी है? रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? ड्रॉप इन स्कूल इनरोलमेंट। क्या आया है? ड्रॉप इन स्कूल इनरोलमेंट। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद बाय विदहोल्डिंग तमिलनाडु सेंटर शेयर, तो यहाँ पर तमिलनाडु सेंट्रल गवर्नमेंट होल्डिंग तमिलनाडु कौन सा अभियान? समग्र शिक्षा फंड्स फॉर रिजेक्टिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, that is NEP
2020। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो तमिलनाडु का जो समग्र शिक्षा के फंड्स हैं वो होल्ड कर रहे हैं तमिलनाडु के सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिजेक्ट कर दिया तमिलनाडु। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है? रेवोल्यूशन है पूरी एजुकेशन में, चेंज इन एजुकेशन सिस्टम। ये कब लेकर आएगी? 2020 में लेकर आएगी, द ईयर ऑफ कोविड, तब आइए। ठीक है ना, तो तब ये बात करें तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से यही बन सकता है, कौन सी स्टेट के होल्ड करे हैं, कौन सी स्कीम के लिए होल्ड करे हैं, क्यों होल्ड करे हैं, नेप की फुल फॉर्म कब क्या है और ये कब आई थी। नेप की फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। उसके बाद बात करते हैं इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में, कि जो रणबीर इलाहाबादिया ने बोला, समय रैना ने बोला, क्या वो लीगली क्या गलती है उसके अंदर। देखो यार, लीगली कोई भी गलती ज़्यादा नहीं निकल के आ रही है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी अगर हम देखें, राइट टू स्पीच है, उसके अंदर भी कहीं पर भी अगर कोई गलत बात ऐसी कर रहा है तो मॉरली ये रॉन्ग है, ठीक है ना, बट लीगली अगर हम देखें तो कोई लॉ इसको वैलिडेट नहीं करता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा, ठीक है ना। ऐसे धक्के से तो कुछ भी हो जाएगा, बट क्लियर कट नहीं आ रहा है। उसके बाद ऑन जानवी, अब यहाँ पर ये वाला जो इंडियाज गॉट लेटेंट वाला क्वेश्चन है, इसके लिए एनएल सैट पे क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है, एंड ऑब्वियसली उसके लिए आप आंसर राइटिंग कोर्स में आइए, वहाँ पर आपको क्वेश्चन बना हुआ मिलेगा। उसके बाद ऑन जनवरी 2022 टू सेपरेट मर्डर कन्विक्शंस। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? प्रूवन गिल्टी। प्रूवन गिल्टी, जब ये प्रूव हो जाता है कि हाँ भाई इसी ने ही गलती करी है, प्रूवन गिल्टी। तो अब यहाँ पर टू सेपरेट मर्डर कन्विक्शंस, दो सेपरेट मर्डर कन्विक्शंस हुई, तो बड़ी इंटरेस्टिंग और अजीब स्टोरी है। तो एक तो ये लिखना नहीं है अभी, कैलकटा रेप केस जो हुआ उसके अंदर कन्विक्शन आई कि ठीक है भाई इस वॉलंटियर ने जो है ये किया है और इसको सजा दी जा रही है। दूसरी आई जिसके अंदर पॉइजन दिया गया था, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को पॉइजन दिया था। तो दोनों के ही केस की जो रिजल्ट है, जजमेंट है, वो एक ही दिन आई। कोलकाता रेप केस के अंदर जो पर्सन जिसने रेप किया था उसको मिली लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है ना, लाइफ सेंटेंस मिली, और यहाँ पे पॉइजन वाले को डेथ सेंटेंस मिली, ठीक है ना। तो कैलकटा का जो केस है उसके अंदर कहा गया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं फॉल करता। किसमें? कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं फॉल करता। अब व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, इसी यही हम पढ़ेंगे इन द एडिटोरियल। पहले मैं पानी पी लूं। ठीक है ना। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या है, और क्या कैलकटा रेप केस सच में रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, जिसमें लड़की का रेप हुआ, उसको मर्डर कर दिया गया, उसको मार दिया गया, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर on joint two separate murder convictions result in sharply contrasting verdicts highlighting how Indian courts apply death penalty, ठीक है ना। अब यहाँ पर द डिबेट ऑन, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, पिटिशनर आर्ग्यू दैट सेंटेंस आर्टिकल 19। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का कॉन्सेप्ट कब आया था? 1980 में बच्चन सिंह के केस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन वाज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डेथ सेंटेंस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दोगे, ठीक है ना। अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जो है वो, सॉरी फॉर द वर्ब, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ले डाउन किया गया, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड द रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन। तो यहाँ पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन जो है वो लेकर आया गया, ठीक है। उसके बाद फाइनली, बट यहाँ पर अ 5 जज बेंच हर्ड द केस एंड हेल्ड दैट डेथ पेनल्टी शुड बी यूज्ड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। इसमें हेल्ड किया गया डेथ पेनल्टी शुड बी, मतलब मरने की सजा जो है, शुड बी यूज्ड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। However, it did not establish what the rarest, ठीक है ना, did not define रेयरेस्ट ऑफ रेयर। अब इस केस के अंदर रेयरेस्ट ऑफ रेयर का कॉन्सेप्ट बता दिया गया कि कुछ रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, बट उसको डिफाइन नहीं किया गया। ये बोल दिया गया कि डेथ पेनल्टी जो है एक्सेप्शनल केसेस में ही दिए जाएंगे, इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया। उसको डिफाइन किस चीज़ में किया गया? फिर नेक्स्ट केस आया जिसका नाम है मच्छी सिंह। मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइडेड फ्रेमवर्क, स्टेट ऑफ पुणे नहीं, पंजाब। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइडेड framework
for rarest of rare doctrine। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन जो है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन को डिफाइन किया गया। The court identified 5 categories of crime where such a punishment is justified. 5 categories of crime जहाँ पर punishment justified है। The criteria, manner of committing, criteria क्या है कि जब आप death sentence दे सकते हो, manner of committing the murder, when the murder when the murder is committed in an extremely brutal and dastardly manner, ठीक है, सो दैट एज टू अराउज एक्सट्रीम इंडिग्नेशन विद इन द कम्युनिटी। ठीक है, बहुत ही बुरी तरह से मर्डर किया हो। मोटिव ऑफ मर्डर, व्हेन द मर्डर इज कमिटेड बाय फॉर अ मोटिव व्हिच रिवील्स total depravity, socially abhorrent nature of the crime, that is when murder occurs of someone belonging to minority community and is committed not for personal reasons but in circumstances with a wrath, magnitude of crime। तो मतलब एक बेसिक सा गाइडलाइन दिया हुआ है, ठीक है ना, कि भाई इंटेंशन जो था वो बहुत ही बुरा था, ठीक है, या फिर इंटेंशन की बात भी नहीं है यहाँ पर, मतलब कि क्यों मर्डर किया गया, कैसे किया गया, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद मतलब इतना ज़्यादा डीपली भी डिफाइन नहीं किया गया है। उसके बाद डिस्पाइट द फ्रेमवर्क द सुप्रीम कोर्ट इन मिठू विच प्रिस्क्राइब मैंडेटरी डेथ पेनल्टी फॉर एनीवन हु कमिट्स मर्डर व्हाइल सर्विंग अ लाइफ सेंटेंस। तो यहाँ पर मिठू में कहा गया कि भाई लाइफ सेंटेंस सर्व करते हुए अगर आप मर्डर कर देते हो तो फिर उसको तो पक्का डेथ सेंटेंस की सजा होगी। तो यहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ रेयर, अब ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकती हैं जजमेंट्स की किसमें क्या किया, तो आपको एक क्लैरिटी यहाँ पर होनी चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्यूमेंट डॉक्ट्रिन किसके लिए है कि डेथ सेंटेंस किसको दी जानी चाहिए, वो कह रहे हैं हर केस में डेथ सेंटेंस नहीं दी जा सकती, ओनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में दी जा सकती है। एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस मच्छी सिंह वाले केस में डिफाइन हुई। कॉन्सेप्ट जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर का वो कहाँ पर डिफाइन हुआ, कौन से केस में, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। ठीक है, उसके बाद देयर हैज बीन अ मेजर डिक्लाइन, there has been a major decline in number of couples who are registering marriage in China। तो चाइना की 3 साल से 3 ईयर से पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन पर है। ऐसा क्यों हुआ, पॉपुलेशन डिक्लाइन क्यों हो रही है वहां पर, क्योंकि वहां पर सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना क्या लेकर आया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर decline in number of couples who are registering to marry in China। मतलब वहां पर लोग शादी नहीं करना चाह रहे हैं, शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो देश कैसे चलेगा। ठीक है ना, और प्राइमरी रीजन वन चाइल्ड पॉलिसी कब लेकर आए थे कि एक ही बच्चा पैदा कर सकते हो, 1980s में करी थी ये, 1980s में वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी, 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, लोग बच्चे पैदा करके राजी नहीं है, चाइना में पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है चाइना की, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे देशों की प्रॉब्लम है ये। यूरोपियन लीडर्स डिफर ऑन सेंडिंग पीस कीपर्स टू पोस्ट वॉर यूक्रेन। अब यहाँ पे यूरोपियन लीडर्स, देखो मैंने ऊपर तुम्हें क्या समझाया था, क्या समझाया था, कॉन्सेप्ट क्या था वहां पे, कि भैया यूक्रेन किसके पीछे लगकर लड़ा, कौन था यूक्रेन के पीछे, यूरोपियन यूनियन थी, ठीक है, यूएसए था, ठीक है, किससे लड़ा, रशिया से लड़ा। अब यहाँ पर यूएसए तो रशिया की तरफ चला गया, अब ये दोनों बैठकर, इसमें से भी ईयू डिसाइड कर, ईयू दिख रहा है, ईयू को दिख रहा है कि भैया ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यूएसए तो बैकआउट कर रहा है, पैसा तो यूएसए ही डाल रहा था मेजरली, तो यहाँ पर ईयू कह रहा है कि पीस मेकर्स भेजने पड़ेंगे। तो उसके अंदर जर्मनी वाला जो है, जर्मन चांसलर, वो कह रहे हैं कि अभी तो वॉर चल रही है, तुम पीस मेकर्स की कैसे बात कर रहे हो। डेनमार्क वाले जो है वो कह रहे हैं हम तो पीस मेकर भेजेंगे नहीं। तो यहाँ पर यूरोप के अंदर कोई भी एक दूसरे से बातचीत मानता हुआ नहीं नजर में आ रहा है, उनको बहुत ही गुस्सा है कि यूएसए अपनी कैसे ऐसे चला सकता है, हमारी बात यूएसए क्यों नहीं सुन रहा है। तो देखते हैं वर्ल्ड में क्या होगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ गई है वर्ल्ड की पॉलिटिक्स। इंडिया प्रिपेयर्स टू सबमिट अपडेटेड ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री टू यूएन। तो इंडिया जो है बाय एनुअल क्या सबमिट करने वाला है, तो हम ऊपर यहाँ पर जो टाइटल है वो ही कॉपी करेंगे, चलिए करते हैं। इंडिया prepares to submit updated greenhouse
गैस इन्वेंट्री टू यूएन। अब ये ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री क्या है, यूनाइटेड नेशंस को क्यों सबमिट करनी है? तो इंडिया जो है, इंडिया टू सबमिट, ये अंडरलाइन करेंगे, फर्स्ट एवर, पहली बार, फर्स्ट एवर बाय एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, दैट इज बीटीआर। बीटीआर, अब ये बीटीआर है क्या, व्हाट इज बीटीआर? ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ, ये क्या है, पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट एज अ signatory to 2015 Paris Agreement on climate change। क्या है, कमिटमेंट एज अ सिग्नेटरी टू 2015 पेरिस अग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। अब 2015 पेरिस चेंज क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट में क्या था कि वर्ल्ड ने डिसाइड किया कि हम अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में या उससे नीचे रखने की कोशिश करेंगे, प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स में जैसा था वैसा। ठीक है ना, ये कहने की कोशिश करी कि हमने, और सारी कंट्रीज को बोला गया कि आप अपने नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे, नेशनली डिटर्मिन्ड, एनडीसी बोलते हैं उसको। ठीक है ना, वो करोगे, क्या आप डिसाइड करोगे कि कैसे पॉल्यूशन आप कम कर सकते हो, कैसे क्लाइमेट चेंज में आप हेल्प कर सकते हो, खुद ही टारगेट्स डिसाइड करोगे। ठीक है ना, दिस रिपोर्ट विल इंडियाज ऑफिशियल पोजीशन ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिपोर्ट विल बी इंडियाज ऑफिशियल पोजीशन ऑन greenhouse gas emissions inventory। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की ऑफिशियल जो पोजीशन है वो बताने वाले हैं। द रिपोर्ट विल बी इंडियाज ऑफिशियल पोजीशन ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन्वेंट्री, की सेक्टर सोशल स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। आप फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हो, कोल से एनर्जी बना रहे हो या फिर रेन्यूएबल सोर्सेज से बना रहे हो, विंड वाटर से बना रहे हो। इंडिया हैज बीन periodically submitting such information in the form of national communications and by annual update reports। BTR is a document जो पहले सिर्फ और सिर्फ ये रिव्यू भी किया जाएगा। BTR will be subject to technical review by independent non-Indian UNFCCC accredited एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है, ये यूएनएफसीसी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसको देखेंगे। ठीक है, तो बड़ी सही बात हो जाएगी। यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में आपको ये मिलेगी, PYQ है, इसको रट लो। ठीक है, बहुत ही ईजी है। यूएन से यूनाइटेड नेशंस, क्लाइमेट चेंज तो है ये एफसी फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये याद करना है, बहुत ईजी। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे हिस्टोरिकली ओनली डेवलप्ड कंट्रीज हैव बीन रिक्वायर्ड टू सबमिट बीटीआर, बट अब जो है सिग्नेटरीज एट द यूएनएफसी's 21st हेल्थ इन अ बिड टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। तो पहले कहते सिर्फ डेवलप कंट्रीज को सबमिट करनी थी, अब सबको करनी है। ठीक है ना, तो बीटीआर ये है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इंडिया सबमिट करने वाले बीटीआर की फुल फॉर्म इसमें क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस निकल रहे हैं इसमें से। सेंटर रिवैम्प्स वेबसाइट्स क्रिएट्स मल्टी लिंगुअल एआई हब फॉर बेटर स्कीम आउटरीच। तो यहाँ पे मल्टी लिंगुअल मतलब मल्टीपल लैंग्वेज में आप एक वेबसाइट को देख पाएंगे। एआई को सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर रही है। ठीक है ना, यूनियन गवर्नमेंट हैज बिगन रिवैम्पिंग official websites and is working on artificial intelligence hub to distribute information
गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो मल्टीलिंगुअल बना रही हैं वेबसाइट को, उसके लिए एआई को यूज कर रहे हैं। और इसके लिए क्या किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलीज का क्या है, रिलीज्ड डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल। और ये क्या कर रहे हैं, सीकिंग टू क्रिएट अ स्टैंडर्ड डिजाइन लैंग्वेज फॉर गवर्नमेंट वेबसाइट। ठीक है ना, कि स्टैंडर्ड बना रहे कि गवर्नमेंट वेबसाइट मल्टीलिंगुअल कैसे हो सकती है। ठीक है ना, गवर्नमेंट डिजिटल फुटप्रिंट बनाने के लिए, लोगों तक स्कीम्स के बारे में पहुंचाने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर फिर बताया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री is developing an AI hub। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री क्या डेवलप कर रही है, एआई हब बना रही है टू इनेबल एफिशिएंट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कि मतलब लोगों को इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन में इजी हो। ठीक है ना, और इसीलिए ये करा जा रहा है। उसके बाद चीज़ क्या है, अदर इनिशिएटिव्स कौन कौन से। अब यहाँ पर इनिशिएटिव के नाम लिखते जाएंगे और ये इसमें क्या कर रहे हैं ये भी हम लिखते जाएंगे। ठीक है ना, डिजिटल इंडिया, क्या बात करें यहाँ पर, डिजिटल इंडिया भाषिनी। क्या है ये, डिजिटल इंडिया भाषिनी। डिजिटल इंडिया भाषिनी क्या है, इट इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म। क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उसके बाद भारत जेन क्या है, वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, दैट इज LLM। ठीक है ना, इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2024, यहाँ पे लिख लेते हैं इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2024। उसके बाद क्या है, सर्वम 1 AI LLM। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक मिनट, मैंने कुछ, भारत जैन द वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंटल फंडेड मल्टीपल लार्ज इनिशिएटिव लॉन्च इन 2024, द सर्वम AI LLM चित्रलेखन ओपन सोर्स वीडियो। एक मिनट, ये सर्वम वाला हमें खुद ही चेक करना पड़ेगा कि क्या है ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, वो क्या है, चित्रलेखा एंड ओपन सोर्स वीडियो ट्रांसक्रिएशन प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, एंड मल्टीलिंगुअल एआई सिस्टम एवरेस्ट 1 पॉइंट विच केटर्स टू वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। तो ये भी हम लिख लेते हैं, क्या है, एवरेस्ट 1.0 मल्टी lingual AI system caters to various Indian languages।
ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें न्यूज़ में से मिल रही हैं, और द हिंदू का लास्ट पैसेज में से क्वेश्चंस हमेशा ही बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो है सर्वम 1 AI LLM, ये आप चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए मध्य प्रदेश MP में, इसको पहले समझेंगे। भोपाल के अंदर गैस लीक का केस हो गया था। कार्बाइड नाम की कंपनी की केमिकल की फैक्ट्री थी, उसमें से गैस लीक हो गई थी, बहुत लोग मरे थे उसके अंदर। और वो जो वेस्ट है वो भोपाल में ही पड़ा था, पिछले 40 सालों से ये भोपाल में पड़ा है था। अब ये जो वेस्ट है ये लेकर आए गए नेपाल के ही एक जगह, सॉरी MP के एक जगह में, पीतमपुरा नाम की जगह में, जहाँ पर ये जो वेस्ट है, ये जो गैस का, उसको डिस्पोज ऑफ करना है। अब पीतमपुर के लोग जो हैं वो कह रहे हैं ये तो बहुत ही गलत है, हमारे यहाँ पर क्यों लेकर आ रहे हो। तो अभी एक ट्रायल डिस्पोजल होगा। क्या होगा? ट्रायल डिस्पोजल। अगर उसके कोई भी आफ्टर इफेक्ट्स नहीं हुए तो फिर सारा डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, ठीक है। हाउ इज रजिस्टरिंग ब्रेजन, अब यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप्स, तो ये जो पूरा क्वेश्चन है ये NL60 में ऐसे राइटिंग के फॉर्म में आ सकता है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन UCC जो है वो उत्तराखंड में आ चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। प्लीज कमेंट्स में बता देना मैंने UCC कहाँ पर एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छे से किया हुआ है, तो पढ़ लेना। तो वो कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हो गई है उत्तराखंड के अंदर। तो वो कह रहे हैं राइट टू प्रीवेसी कैसे वायलेट कर रहा है ये बताओ, क्योंकि केसेस आ रहे हैं कि राइट टू प्रीवेसी वायलेट हो रही है। विकातन नाम की जो वेबसाइट है, विकातन मैगजीन वेबसाइट was blocked in India by Information and Broadcasting Ministry। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो USA भेज रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स को, इंडियंस को, हाथ बांध कर और पैर बांध कर, तो मोदी जी के भी हाथ और पैर बांध दिए गए थे, तो इसीलिए ये किया गया है, ठीक है ना। कार्टून फीचरिंग, क्यों किया गया ये कार्टून फीचरिंग? PM sitting in chains, sitting in chains next to US president, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सिटिंग ड्रैगिंग प्रोब इन चॉपर स्कैम, चॉपर स्कैम हुआ था, ठीक है ना। 25 साल से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कंप्लीट हुई है, कोर्ट ने बेल दी थी। कोर्ट कहती कि इतनी तो सजा अगर उसने सच में कुछ किया होता तब मिलती, अब इसको बाहर जाने दो, ठीक है। अगर इस पे ज़्यादा बात होगी तो तब हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब और केसेस रणबीर अलाहाबादिया के अगेंस्ट नहीं फाइल होंगे, जो एक केस महाराष्ट्र में हुआ है वो चलेगा। वल्गैरिटी पे बात करी कि भैया ये तो बहुत ही गलत चीज़ इसने बोल दी है, बट यहाँ पर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये एक मॉरल रॉन्ग है या लीगल रॉन्ग है। इसको लीगल रॉन्ग कैसे मानेंगे, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर लीगल रॉन्ग कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, मॉरल रॉन्ग जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। सो गाइज ये सेशन कैसा लगा, पहले तो कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़, लाइक कर देना वीडियो को, एंड अगर आपको बाय करना है कुछ भी, loggery.in पर आप जा सकते हैं। MHCET 3 years 5 years के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। CUT PG UG के अवेलेबल हैं, इन सब की स्ट्रैटेजीज भी अवेलेबल है। TS लॉ CET इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं ऑन loggery.in, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड यस, जनवरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 डल चुका है, 2025 का कंपाइलेशंस में पार्ट 3 भी डल जाएगा, ठीक है। एंड MCQs, जनवरी MCQs जो हैं वो आप बहुत जल्द, टेस्ट जो है वो अपलोड हो जाएंगे सारे के सारे, तो वो आप ज़रूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड यस, बात करते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या बनेगा। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज़ द न्यू CEC ऑफ इंडिया, हु इज़ द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट्स में ज़रूर आंसर करना। बाय बाय, टेक केयर।